मुख्तार अंसारी के गुंडई की तो आपने कई कहानी सुन ली है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार का लड़का इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया? जबकि उसके एक चाचा हामिद अंसारी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के राजदूत थे और उसके नाना मुख्तार अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक रहे हैं। मतलब क्या वजह रही होगी कि इतना बढ़िया बैकग्राउंड होने के बाद भी मुख्तार अंसारी ने जुर्म का रास्ता चुन लिया? अब देखिए, मुख्तार अपराध की दुनिया से कैसे जुड़ा, इसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन आज हम बताएंगे आपको वो कहानी जब मुख्तार ने घर में घुसकर किसी को मार दिया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुख्तार अंसारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता था। जिला गाजीपुर के गांव यूसुफपुर निवासी सुभानुल्लाह के तीनों बेटों में वो सबसे छोटा था। उसके सबसे बड़े भाई सिबकत अंसारी मजहबी मुंशी थे और अपने इलाके में गांव-गांव घूमकर तबलीगी जमातें चलाते थे। तो उसके दूसरे नंबर के भाई अफजाल अंसारी तब राजनीति में एक्टिव थे, आज भी हैं। खुद मुख्तार उस वक्त पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा रहा था। 1985 में गाजीपुर के कॉलेज से मुख्तार ने अपना बीए कंप्लीट कर लिया था। तो उस वक्त गाजीपुर के आसपास राजपूत बाहुल्य 3 गांव थे। मुड़ियार जो थाना सैदपुर में आता था, धौरहरा जो थाना चौबेपुर में है, और सकरारी जो थाना बलरामपुर में पड़ता है। इन तीनों गांव में 6 गुट है, जिनमें से 3 गुट एक और 3 गुट दूसरी ओर। इनमें से एक गुट के नेता साधु सिंह और मखनू सिंह थे और दूसरे के नेता साहब सिंह और रणवीर सिंह। और उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में माफियाओं के जनक वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी इन गुटों के संरक्षक थे। मुख्तार अंसारी एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का था, कॉलेज की क्रिकेट टीम का कप्तान भी था, इसलिए कॉलेज में उसका अच्छा रुतबा था। उसके इसी रुतबे को देखते हुए हरिशंकर तिवारी ने साधु सिंह के मार्फत उसे अपने प्रभाव में लिया, कुछ उस तरह ही जैसे उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को अपने प्रभाव में लिया था। तो जब मुख्तार को भी गोरखपुर को सिसली बनाने वालों का साथ मिला, तो इसका नतीजा ये हुआ कि वह गुंडागर्दी करने लगा। इसी गुंडागर्दी के चलते उसने जबरन ठेके दिलाने और मादक पदार्थों की तस्करी में कदम रखा। इन कामों में उसे मनमाना पैसा मिला तो हौसले और भी बुलंद हो गए। गाजीपुर मादक पदार्थों यानी शराब का गढ़ था। यहाँ मादक पदार्थ बनते भी थे और सप्लाई भी होते थे। जिन दिनों की ये बात मैं बता रहा हूँ, उन दिनों इस क्षेत्र में दाऊद इब्राहिम का भी बड़ा बोलबाला था। उसके कितने ही लोग शराब की तस्करी में लगे थे। तब मुख्तार अंसारी का संपर्क दाऊद इब्राहिम से भी हुआ था। दाऊद ने उसे अपने काम पर लगा दिया। फिर मुख्तार दाऊद के नशीले पदार्थ नेपाल पहुंचाने लगा और उधर से वो दाऊद के लिए सोना लेकर भारत लौटता था। इस तरह मुख्तार एक साथ 2 चीजों की तस्करी करने लगा था, और जहां तस्करी वहां गिरोह बनते थे और इन गिरोह के बीच में दुश्मनी होना तो आम बात थी। कहते हैं इसी दुश्मनी के चलते मुख्तार ने पहली बार सन 1986 में गाजीपुर में सचिदानंद नामक एक आदमी की हत्या कर दी थी। ये उसके जिंदगी की पहली हत्या थी। ये जो सचिदानंद था वो मुख्तार के विरोधी पार्टी का सदस्य था और एक बार उसे मारकर जब उसके हाथ खून से रंगे तो मुख्तार को लाल रंग में खौफ की जगह रोमांच नजर आने लगा। उसकी हिम्मत बढ़ गई इस हत्या के बाद, और सचिदानंद की हत्या के कुछ दिनों बाद ही मुख्तार ने एक और खूनी खेल खेला। इस बार उसकी गोली का निशाना बना गाजीपुर का ही माला गुरु उर्फ वशिष्ठ सिंह। अगले साल 1987 में साहब सिंह रणवीर सिंह के गुट ने साधु सिंह की हत्या करा दी। कुछ दिनों बाद ही इसी गुट ने साधु सिंह गुट के दूसरे सरगना मखनू सिंह को भी ठिकाने लगा दिया। मखनू सिंह की हत्या के बाद इस गुट में कोई भी ऐसा जाबाज नहीं बचा जो दूसरे गुट के सीने पर सवार होकर गोलियां चलाने और सीने पर गोलियां झेलने की हिम्मत जुटा पाता। मुख्तार अंसारी तो स्वभाव से दिलेर था, तो मौके का फायदा उठाकर उसने साधु सिंह मखनू सिंह गिरोह की कमान अपने हाथ में ले ली और उस गिरोह को संभालने लगा।
गिरोह का सरगना बनने के बाद मुख्तार अंसारी ने साल 1988 में सबसे पहले दूसरे गुट के सरगना रणवीर सिंह को अपने निशाने पर लिया। रणवीर सिंह की जिंदगी हथियारों पर टिकी हुई थी, मतलब अगर उसके पास हथियार नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता था। जब हथियार पुलिस ने उससे छीन लिया तो मजबूर होकर उसे घर में कैद होकर बैठना पड़ा। मुख्तार ने जब देखा कि ये रणवीर सिंह तो अब घर से निकलना ही छोड़ दिया है भैया, तो उसने कोई दूसरा रास्ता निकालने का प्लान बनाया। रणवीर सिंह के घर के बगल में एक मल्लाह का घर था। एक रात मुख्तार जबरन उस मल्लाह के घर में घुस गया और पूरे मल्लाह परिवार को बंदूक के साये में लेकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने अनुमान लगाकर मकान के बीच की दीवार में ऐसी जगह छेद किया जहां से रणवीर सिंह को निशाने पर ले सके वो। अब देखिए, उस मल्लाह और रणवीर सिंह के मकान के बीच एक ही दीवार थी, इसलिए मुख्तार को वो रास्ता मिल ही गया जहां आसानी से वो रणवीर सिंह को टारगेट कर सकता था। एक सुबह जब रणवीर सिंह अपने कमरे से निकलकर आंगन में आया तो मुख्तार ने मौका देखकर इधर से उसे गोली मार दी। अब रणवीर सिंह की हत्या के बाद मुख्तार के लिए इसी गुट का एक दूसरा सरगना साहिब सिंह बचा था। मुख्तार अंसारी ने उसे भी ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। इत्तेफाक से साहब सिंह उन दिनों एक आपराधिक घटना के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में था। हालांकि वो काफी कुख्यात था, इसलिए उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। लेकिन एक दिन जब पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साहब सिंह को वाराणसी अदालत में पेश करने के लिए लाई तो उसकी मौत का वारंट लिए बैठे मुख्तार अंसारी ने टेलीस्कोपिक राइफल से गोली चलाकर उसकी जान ले ली और ऐसे फरार हो गया कि पुलिस तो यह अनुमान लगाती रह गई कि आखिर गोली चली तो किधर से चली और हत्यारा किधर भाग गया। मुख्तार अंसारी की यह खासियत थी कि उसे अपने शिकार पर कभी दूसरी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी राइफल से निकली गोली उसके शिकार के प्राण लेकर ही रहती थी। बाकी यही मुख्तार अंसारी की जिंदगी के कुछ शुरुआती कांड है जिसने आगे चलकर उसे बहुत बड़ा माफिया बना दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुख्तार अंसारी से जुड़ी और भी कई कहानी हैं कि आगे उसकी राइवलरी कैसे ब्रिजेश सिंह से हुआ और कैसे क्या हुआ, ये सब भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो आप उसे भी जरूर देखिए। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा जिसे स्कैन करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और आपके मन में क्या चल रहा है इस चैनल को लेकर और कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से QR कोड को स्कैन कीजिए और हमसे बात कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।